हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। साथियों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज यानी 28 जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। और ये जो करंट अफेयर्स हैं दोस्तों, ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी है, लास्ट तक वीडियो पर बने रहना है। किसी भी प्रकार से इस वीडियो को स्किप नहीं करना है एक भी सवाल को, सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं अपने इम्पोर्टेंट सेशन की। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल है साथियों, वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। गाइस, 26 जनवरी को प्रतिवर्ष सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर? इंटरनेशनल कस्टम्स डे इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका जो उद्देश्य है वो है साथियों, जो सीमा शुल्क अधिकारी हैं, जो सीमा शुल्क वसूली करते हैं, है ना, और इसके अलावा जो एजेंसीज हैं, उन सभी की भूमिका को रिकॉग्नाइज करने, पहचानने, उनकी काम की परिस्थितियों और क्या क्या चुनौतियां आती हैं उनको इसमें, इस काम में, उन सभी पर ध्यान केंद्रित करना है, उन सभी से, इन चुनौतियों से निपटना है। ये इसका उद्देश्य है। और इस दिवस को विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना के दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 1953 में विश्व सीमा शुल्क दिवस की जो स्थापना हुई थी वो इसी दिन हुई थी। ठीक है, 26 जनवरी के दिन। ओके, तो इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, और सवाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म है साथियों ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये जो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कितने की अनुमान लगाया है? 5.8% का। यूएन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023 में जो भारत की जीडीपी है वो 5.8% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा इन्होंने जो वैश्विक आर्थिक विकास का पूर्वानुमान लगाया है 1.9%, ये इतना स्लो हो जाएगा क्योंकि मंदी की बहुत ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। क्लियर? और यूएन इसके अलावा कुछ और चीज़ों का डिस्कस करें, क्योंकि ऊंची ब्याज दर हैं, वैश्विक आर्थिक मंदी से निवेश और निर्यात पर दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से भारत की जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होने की संभावना है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है साथियों किसी भी देश की सीमा के भीतर जो घरेलू सीमा है। घरेलू सीमा का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारा जो, एक सेकंड में मैं बना देता हूँ यहाँ पर, और ये हमारा पूरा जो है इंडिया है, यहाँ से ले जा करके और इधर और पूरा ऐसे करके, ठीक है। इस हमारे पूरे इंडिया के भीतर जितना भी सर्विसेज और जितना भी गुड्स यानी कि माल और जो सेवाएं, वस्तुएं, सेवाएं वगैरह जो भी जनरेट हो रही हैं एक वर्ष के भीतर, उनकी टोटल यानी कि जो अंतिम है, यानी कि अंतिम उत्पाद जो बन रहा है, फाइनल गुड्स या फाइनल सर्विसेज, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है एक वर्ष के भीतर, वो क्या है? वो है जीडीपी। क्लियर? तो आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, चर्चा में रही माबजा जांगबो नदी पर एक विशाल बांध बनाया जा रहा है, यह किस देश में स्थित है? देखो, जो माबजा जांगबो नदी है यह है कहाँ पर? चीन में। और चीन जो है यहाँ पर एक विशाल बांध बना रहा है। ये देखिए, जो करनाली नदी है ना, करनाली नदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उस नदी को चीन में ये माबजा जांगबो के नाम से जाना जाता है। इसी पर यहाँ पर जो है चीन, जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पर, ये ट्राई जंक्शन किसका है? भारत, इसके अलावा नेपाल और तिब्बत। तिब्बत का मतलब चीन। इसके ट्राई जंक्शन पर यहाँ पर जो है ये चीन जो है बहुत ही विशाल बांध बना रहा है इस ट्राई जंक्शन पर। क्लियर? और जो ये माबजा जांगबो नदी है साथियों, ये माबजा जांगबो नदी नेपाल में एंटर होने से पहले इसको माबजा जांगबो बोलते हैं, और जब ये नेपाल में एंटर हो जाती है तो इसको बोलते हैं घाघरा या फिर करनाली नदी।
ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये घाघरा या फिर कर्नाली नदी है, जो कि चीन में जिसको माबजा जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जो है, ये जो कर्नाली नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की। और आयतन के हिसाब से यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये कर्नाली नदी ही है। जबकि लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ी यमुना नदी। ठीक है, समझ में आया कुछ? मतलब कहने का ये है कि गंगा नदी की जो सहायक नदी हैं उनमें लंबाई के अनुसार सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्योंकि यमुना नदी गंगा नदी में ही मिलती है ना, तो इस प्रकार लंबाई के हिसाब से गंगा नदी की जो सहायक नदियों की अगर बात करें तो उसमें सबसे लंबी है यमुना नदी। जबकि वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी जो है सहायक नदी के रूप में वो है कर्नाली नदी। और लंबाई के हिसाब से कर्नाली नदी जो है यमुना नदी के बाद में दूसरे नंबर पर आती है गंगा की सहायक नदियों में। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है? तो साथियों 412, यहाँ 12 तो है ही ना कहीं भी, खैर इसमें आप 412 लिख लो। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 412 लोगों को, यानी कि जो सशस्त्र बलों के जो सदस्य हैं 412, उन 412 लोगों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता पुरस्कार देने की घोषणा करी है, जिसमें ये 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इनकी घोषणा करी जाती है। 6 कीर्ति चक्र दिए गए हैं इनमें, 15 लोगों को शौर्य चक्र, और इन समय टोटल 412 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें 4 मरणोपरांत सहित 6 कीर्ति चक्र हैं और 2 मरणोपरांत सहित 15 शौर्य चक्र ये शामिल हैं। आप लोगों को याद रखना है। अगर कीर्ति चक्र की बात करें साथियों, तो देखिए अशोक चक्र के बाद में भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, और जो शौर्य चक्र है ये देश का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। उसी प्रकार अगर नागरिक पुरस्कारों की बात करें, नागरिक सम्मानों की, तो सर्वोच्च सिविल ऑर्डर क्या है भारत का, या कह सकते हैं सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का क्या है? ये है भारत रत्न। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। उसके बाद में आता है पद्म पुरस्कार आ जाते हैं। पद्म पुरस्कारों में पहले नंबर पर पद्म विभूषण आता है, फिर दूसरे नंबर पर पद्म भूषण आता है, और तीसरे नंबर पर आता है पद्मश्री। क्लियर? तो चलिए ये आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, अभी हाल ही में एक ट्रक के आकार का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक से गुजरा है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है साथियों 2023 BU। क्या नाम है? 2023 BU। एक ये ट्रक के आकार का है और ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह कैसे ग्रह होते हैं? ये बहुत ही छोटे ग्रह होते हैं साथियों, ग्रह नहीं होते हैं एक्चुअली में। ये जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, तो सोलर सिस्टम बनने के समय जो अवशेष रह गए थे, वो अवशेष ये यहाँ पर क्षुद्र ग्रह के रूप में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये घूमते रहते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ये जो है एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट का क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट, देखिए एस्ट्रॉयड का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, और बेल्ट का मतलब होता है कि वो पट्टी जहाँ पर ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मान लो ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगा रहे होते हैं, और यहाँ पर मंगल ग्रह, यहाँ पर बृहस्पति ग्रह, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसी में ये सभी क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चर्चा में इसलिए कि अभी हाल ही में एक 2023 BU नाम का एक क्षुद्र ग्रह बहुत ही नजदीक पृथ्वी की सतह से होकर के गुजरा है। पृथ्वी की सतह से बहुत अब तक का सबसे क्लोजेस्ट गुजरा है। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, और ये है यहां से गुजरा, इतनी नजदीक था ये। मात्र 2200 मील दूर था सिर्फ पृथ्वी से ये इतना नजदीक से गुजरा है, और अब तक का सबसे निकटतम वो क्षुद्र ग्रह है जो अब तक के पृथ्वी के सबसे निकटतम सतह से गुजरा है। क्लियर? और आकार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए अगर पृथ्वी पर गिरता भी हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका आकार केवल 3.5 से 8.5 मीटर के बीच में था। तो आप लोगों को याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। 2023 BU अभी चर्चा में था। क्या है ये? तो ये है साथियों एस्ट्रॉइड्स, यानी कि क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट, जून जुलाई में लॉन्च किया जाने वाला आदित्य L1 मिशन क्या है? साथियों ये आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सूर्य मिशन होगा, और ये लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा
अभी हाल ही में घोषणा कर दी गई है, इसको अब जो है जून जुलाई में लॉन्च कर दिया जाएगा। भारत का पहला ये क्या होगा, सोलर मिशन होगा। भारत का पहला मिशन होगा जो सन को एक्सप्लोर करेगा। क्लियर? तो आप लोगों को याद रखना, भारत का पहला ये सूर्य मिशन है, जून जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? 1000 स्मारकों को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है साथियों। संस्कृति मंत्रालय ने घोषित करी है अभी हाल ही में स्मारक मित्र योजना। इसके तहत इन्होंने कहा है कि हम जो 1000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेंगे, ताकि इनका कंजर्वेशन को बेहतर तरीके से किया जा सके, इनको रखरखाव अच्छे तरीके से किया जा सके। संस्कृति मंत्रालय को पहले ये जो योजना पर्यटन मंत्रालय ने इसको संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। क्लियर? 15 अगस्त 2023 को जो शुरुआती चरण में 500 से अधिक साइटों को सौंपा जाएगा, और जो कॉरपोरेट संस्थाएं हैं वो इन साइटों को, स्मारकों को अपने CSR के तहत इनका जो कंजर्वेशन करेंगी। जो इनका कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जिसके तहत ये अपने टोटल प्रॉफिट का 2% ये खर्च कर सकते हैं एजुकेशन वगैरह कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स पर, तो उसी हिस्से के रूप में इन स्मारकों का कंजर्वेशन भी किया जाएगा कॉरपोरेट के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? ये है साथियों मिशेल योहो। मिशेल योहो जो है मलेशियाई मूल की ये एक्ट्रेस हैं, और इनकी फिल्म थी द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसके लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट कर लिया गया है ऑस्कर में। ये यहाँ पर आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। इसके अलावा इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी इन्होंने जीता था, इनकी जो ये मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वंस। और इसके अलावा इनको सैटर्न अवार्ड्स और हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी इन्होंने प्राप्त किया था। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें कि डिस्कस करें तो गोथम इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स 2022 के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया है। अगला सवाल, भारत ने किस देश के साथ 100 से ज़्यादा चीते लाने के लिए समझौता किया है? दक्षिण अफ्रीका के साथ में। पहले आपको ध्यान होगा 8 चीते आए थे नामीबिया से, उसके बाद में अब बहुत जल्द 12 चीता और आ जाएंगे दक्षिण अफ्रीका से, और इन 12 और 8 20 चीतों के अलावा 100 चीते, 100 से ज़्यादा चीतों के लिए अब अभी हाल ही में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है भारत और दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच में। तो ये चीता यहाँ से भारत आने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है, अगले महीने 12 चीते आ जाएंगे भारत में। और ये जो 100 से अधिक चीते हैं 8 से 10 सालों तक हर साल 12 चीते लाने की योजना है। यहाँ पर आप साउथ अफ्रीका का मैप देख सकते हैं, अफ्रीका का सबसे दक्षिण देश है ये। क्लियर? और चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, हाल ही में नोरो वायरस के मामले किस राज्य में सामने आए हैं? यहाँ है केरल में साथियों। केरल में नोरो वायरस के मामले सामने आए हैं। 19 स्कूली बच्चों में ये नोरो वायरस से इन्फेक्टेड इनको पाया गया है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी पाए गए हैं इस वायरस से जो है संक्रमित। इसके अलावा इस वायरस में होता क्या है, उल्टियाँ और दस्त लग जाते हैं। ठीक है, इस वायरस के कारण ये जो वायरस है, ये जो नोरो वायरस है, ये वायरल बीमारी है गाइस, और इससे चूंकि पेट की बीमारी होती है इसलिए इसको स्टमक फ्लू या फिर स्टमक बग भी इसको बोला जाता है। तो ये थी साथियों आज की डिस्कशन, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ में वीडियो को कर दीजिएगा आप लोग शेयर, और इसके अलावा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये 3 सवाल हैं आज के, तीनों सवालों के आंसर आप लोगों को करने हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। पहला सवाल है, दूसरा सवाल सांसद खेल महाकुंभ के बारे में, और तीसरा सवाल जैसिंडा अर्डन के बारे में। तीनों सवालों के आंसर आप लोग जल्दी से करिए नीचे कमेंट सेक्शन में। हम लोग आगे चलते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट तरीके से। पहला सवाल है, किसके द्वारा पूर्वोत्तर में पूर्वी आकाश नाम से अभ्यास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साथियों भारतीय वायुसेना के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, अरे बाकी के सवाल कहाँ गए? ओ सॉरी गाइज, बस एक ही सवाल आया है, ये तो बाकी के मैंने कॉपी इसमें किए थे। खैर क्या कर सकते हैं, तो चलिए खैर छोड़िए। ये कल का रिवीजन का एक ही सवाल आ पाया है इसमें, पता नहीं कैसे क्या हुआ।
मैंने सारे कॉपी किए थे, कहाँ गए? एक ही सवाल बाकी तो है नहीं। खैर कोई नहीं, चलिए साथियों, और इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।